सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 के एसएसटी का सैंपल पेपर 2024। या जैसा आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 के एसएसटी का सैंपल पेपर हिंदी माध्यम में, और वो भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो सैंपल पेपर तैयार किया गया है, डीओई के द्वारा जो सैंपल पेपर तैयार किया है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। साथ साथ बहुत सारे बच्चों को लगातार कई दिनों से कंप्लेन आ रही थी कि सर हिंदी माध्यम में सैंपल पेपर सीबीएसई जारी नहीं करती है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण सीबीएसई की हिंदी माध्यम में सैंपल पेपर उसके द्वारा जारी नहीं किया जाता है। बट अब आपको चिंता फिक्र करने की कोई भी बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप सभी को बताने वाला हूं, कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, जहां से सीधे सीधे आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आना चाहिए, यानी आपका जो प्रश्न पत्र है वो कुल प्रश्न पत्र में जो है टोटल जो है दोस्तों आपके 6 खंड यानी 6 पार्ट्स में आपका प्रश्न पत्र जो है वो बांटा गया इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। और टोटल प्रश्न जो आपके रहने वाले हैं वो है 37। यहाँ टोटल प्रश्नों की संख्या 37 है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। और खंड का प्रश्न जो 1 से लेकर 20 तक वो प्रत्येक 1 नंबर का यानी वो एमसीक्यू बेस है। इसमें अगर बात 21 से लेकर 24 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, और ये सारे जो निर्देश यहाँ पर आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन का जो है दोस्तों शब्द संख्या भी दी गई कि कितने संख्या में कितने शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और इसी प्रकार आपको अपने आंसर राइटिंग को करना है, अन्यथा नंबर काट लिए जाते हैं, आप सभी को पता है। तो जो बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं उसी आधार पे आपको अपनी आंसर राइटिंग करनी है। तो चलिए आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है, गलत मिलान की पहचान कीजिए। क्या है, क्या पूछा गया भाई कि गलत मिलान की पहचान कीजिए। तो यहां पर देखिए जलोढ़ मृदा गन्ने की खेती की बात करता है, काली मृदा कपास की खेती की बात करता है, लेटराइट मृदा काजू की खेती की बात कर रहा है, लाल मृदा सेब की कृषि की बात करता है। तो आपको बताना है भाई कि भाई इसमें से कौन सा, ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से गलत मिलान कौन सा है। तो गलत मिलान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस अगर हम बात करें तो इसका जो सही उत्तर आप देख सकते हैं भाई, जो जलोढ़ मृदा क्या है, तो जलोढ़ मृदा गन्ने की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त पाई जाती है, यानी ए तो बिल्कुल सही है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि काली मृदा को कपासी मृदा भी कहा जाता है। लेटराइट मृदा, जी हाँ, लेटराइट मृदा की अगर हम बात करें तो लेटराइट मृदा जो है दोस्तों वो किसकी खेती के लिए है, तो लेटराइट मृदा की अगर हम बात करें वो काजू की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है, बिल्कुल सही है। लाल मिट्टी जिसे हम लाल मृदा कहते हैं, तो भाई लाल मृदा जो है वो सेब की खेती के लिए आवश्यक नहीं है। सेब की खेती के लिए दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, ना कि लाल मृदा की। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका डी इसका सही उत्तर है, ठीक है। तो पहले का क्या है, पहले का है डी, तो डी इसका सही है। अगला है, माफ कीजिएगा, डी जो है वो गलत है, तो इसका आगे सही हो, इसका डी सही उत्तर होगा, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा रिजर्व बैंक का एक कार्य है, तो रिजर्व बैंक का एक कार्य पूछा गया है। रिजर्व बैंक का कार्य क्या है, पहला बैंकों को ब्याज की दरों व शर्तों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है, दूसरा मुद्रा जारी करना, तीसरा मौद्रिक नीति की समीक्षा करना, चौथा बैंक की कार्य प्रणाली पर नजर रखना। तो इसे अगर हम रिजर्व बैंक की बात करें, रिजर्व बैंक आरबीआई, तो रिजर्व बैंक का इसमें सभी कार्य रिजर्व बैंक है, तो भाई डी इसका सही उत्तर है, यानी रिजर्व बैंक का इसमें चारों के चारों का रिजर्व बैंक है। रिजर्व बैंकों को बैंकों का बैंक कहा जाता है, रिजर्व बैंक को सरकार का बैंक कहा जाता है। तो ये सभी जो है चारों के चारों कार्य बिल्कुल सही है, तो इस तरह से इसका उत्तर क्या है, डी। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है। तो
तो 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है। पहला, इसने जन्म पर आधारित, ठीक है, इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल ठीक है। इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, बिल्कुल ठीक है। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया, बिल्कुल ठीक है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया, जो कि सही नहीं पड़ता है, आपको बताना है। तो ये क्या है, निम्नलिखित में कौन सा कथन 1804 के नेपोलियन नागरिक संहिता के संदर्भ में सत्य है? तो यहां पर आपको सत्य बताना है। तो भाई इसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, बिल्कुल ये भी सही है। इसने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, बिल्कुल सत्य है। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा, बिल्कुल सत्य है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है सत्य है, उपरोक्त सभी कथन, डी सभी कथन सत्य हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से निम्नलिखित में से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसका चुनाव कीजिए। लोकतंत्र सुनिश्चित करता है ए, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, बिल्कुल सुनिश्चित करता है, सही है। व्यक्ति की गरिमा, बिल्कुल सुनिश्चित करता है। बहुसंख्यकों का शासन नहीं करता है। कानून के समक्ष समानता, बिल्कुल करता है। तो भाई लोकतांत्रिक व्यवस्था अनुरूप जो नहीं है वो है बहुसंख्यकों का शासन, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है सी। लोकतंत्र मतलब होता है जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। पहली बार हिंदी माध्यम में सीबीएसई का सैंपल पेपर 2024 न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर यहाँ पर सोल्व किया जा रहा है। अभी तक किसी भी चैनल पर सोल्व नहीं किया गया है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। आगे बढ़ते, माफ कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि निम्नीकरण का एक कारण नहीं है? तो भाई भूमि निम्नीकरण का कारण नहीं है, तो उसकी बात करते ए खनन, बी अतिचारण, सी वन रोपण और डी अति सिंचाई। तो इसमें से भूमि निम्नीकरण का एक कारण नहीं है, तो भूमि निम्नीकरण के कारण नहीं है तो वह वन रोपण, यानी जो उसका जो सही उत्तर है वो है केवल सी, यानी 3 जो है भूमि निम्नीकरण के एक कारण नहीं, वन रोपण। तो भाई खनन, अतिचारण, अति सिंचाई ये सब भूमि निम्नीकरण के कारण माने गए हैं, लेकिन वन रोपण भूमि निम्नीकरण के कारण नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर वो है सी। चलिए नेक्स्ट, वियना कांग्रेस कब आयोजित की गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, वियना कांग्रेस। तो भाई वियना कांग्रेस 1815 में, वियना कांग्रेस का आयोजन कब किया गया? 1815 में। तो जान लेते हैं भाई कि वियना कांग्रेस का आयोजन क्यों किया गया। तो वियना कांग्रेस का आयोजन किया गया था 1815 में। क्यों किया गया? क्योंकि नेपोलियन जो था, नेपोलियन जो है वह वाटरलू के युद्ध में, नेपोलियन द्वारा वाटरलू के युद्ध में हार, नेपोलियन की वाटरलू की युद्ध में हार हो जाती है, और उसके बाद हार के बाद जो है ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, हार के बाद कौन कौन आते हैं? ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन और रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो नेपोलियन की जैसी हार होती है, और जिन लोगों ने मिलकर नेपोलियन के साथ युद्ध लड़ा और वो युद्ध में जीत जाते हैं वो देश होते हैं ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। तो इन चारों देशों ने मिलकर एक सभा बुलाई, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। इसे वियना कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है, और इस वियना कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करते हैं ड्यूक मेटरनिख। तो वियना कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की है? तो वियना कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं ड्यूक मेटरनिख, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से भाई वियना कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? ड्यूक मेटरनिख ने। अब इसका आयोजन क्या किया गया और इसका उद्देश्य क्या था? ये बहुत सारे सवाल यहां से पूछे जाते हैं। ये 1 नंबर से लेकर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें तो इसमें क्या किया गया था? जिस व्यवस्था को नेपोलियन ने समाप्त किया था उस व्यवस्था को दोबारा लागू कर दिया गया। वियना कॉन्फ्रेंस के बाद बूर्बो राजवंश की फिर से स्थापना कर दी गई।
नेपोलियन ने जितने भी राज्यों को जीता था उसको वापस ले लिया गया और फ्रांस की सीमाओं पर जो है क्या लगा दिया गया, फ्रांस की सीमाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया, वहां पर बाउंड्री खींच दी गई और वहां पर अलग अलग देशों को बिठा दिया गया। जैसे उत्तर में नीदरलैंड को, उत्तर में किसको बिठाया गया, उत्तर में नीदरलैंड को, ठीक है। इसी प्रकार से भाई दक्षिण में पिडमांट में जिनेवा को शामिल कर दिया गया। दक्षिण में पिडमांट के पास जिनेवा को शामिल कर दिया गया, जिनेवा को रख दिया गया। इसी प्रकार से पश्चिमी सीमाओं में प्रसा को शामिल कर दिया गया। तो इस तरह से पूरी तरीके से फ्रांस की सीमा को बंद कर दिया गया वियना कॉन्फ्रेंस के बाद। तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है क्या कहलाता है। तो भाई वह क्षेत्रक जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु उत्पादन किया जाता है उसे कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक, कृषि क्षेत्रक आप कह सकते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अलग इलम की मांग को लेकर श्रीलंका में सत्ता संघर्ष किसके द्वारा शुरू किया गया। तो भाई अलग इलम को मांग के लेकर श्रीलंका में सत्ता संघर्ष शुरू किया गया था तमिल को लेकर। तमिल, तो इसका सही तो रहेगा क्या आएगा, तमिल के द्वारा LTTE की स्थापना भी की गई थी। LTTE मतलब होता है लिबरेशन ऑफ टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। श्रीलंका में दो समुदाय थे, एक सिंगली और एक तमिल। सिंगली जो वहां के मूल निवासी थे और तमिल जो आजादी से पहले यानी औपनिवेशिक शासन काल के दौरान गिरमिटिया मजदूर के तौर पर, बधुआ मजदूरों के तौर पर श्रीलंका ले गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा चाय के बागानों में काम करने के लिए और वो वहीं बस कर रह गए। तो वो तमिल थे और जो श्रीलंका के मूल निवासी उन्हें सिंगली कहा जाता था। और इसी के बाद जो है श्रीलंका में सिंगली और तमिलों के बीच जो है जातीय संघर्ष शुरू हो जाता है। श्रीलंका को आजादी मिलती है 1948 और उसके बाद श्रीलंका का जो संविधान बनाया गया 1956। जब श्रीलंका का नया संविधान बनाया गया तो उस संविधान में तमिल को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया, सिंगली को राष्ट्रभाषा बनाया गया, बौद्ध धर्म को वहां का राष्ट्र धर्म घोषित कर दिया गया, सिंगलियों को आरक्षण दिया गया जबकि तमिलों को किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया गया। तो इस तरह से तमिल लोग द्वारा जो है अपने अधिकारों की मांग की गई और उसके द्वारा तमिल इलम की मांग की गई जिसे इलम कहा गया है। तो इस तरह से वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या था, तो श्रीलंका का प्राचीन नाम पूछा जाएगा, ठीक है। आपको याद होना चाहिए श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम था सिलोन। उसके बाद श्रीलंका का नाम पड़ता है क्या, उसके बाद श्रीलंका का नाम लंका रखा जाता है। फिर बाद में श्रीलंका में के नाम के आगे, लंका के आगे श्री सम्मान सूचक शब्द श्री लगा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, श्रीलंका बन जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको याद रखना है। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश अपने खेतों में चावल की बुआई करना चाहता है तो बताइए उसे किस ऋतु में चावल बोना चाहिए। तो भाई चावल की जो खेती है वो बसंत ऋतु में होती है, ठीक है। चावल की जो खेती होती है वो किस में होती है, बसंत ऋतु में। क्यों, क्योंकि चावल जो किसकी फसल है, तो चावल जो है, चावल खरीफ की किसी फसल है, खरीफ ऋतु की फसल है, ठीक है। तो इसका जो सही है डी इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। जून जुलाई में चावल को बोना शुरू किया जाता है। इसी प्रकार से इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है, तो भाई महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा को कपासी मृदा और रेगुर मृदा भी कहा जाता है, ठीक है। काली मृदा को क्या कहते हैं, कपासीय मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। इसे एक और नाम से जानते हैं, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकीकरण के संदर्भ में सही है? ए, जोसेफे मेथनी ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, बिल्कुल सत्य है। जोसेफ गैरिबाल्डी ने राजतंत्र का समर्थक था, तो भाई जोसेफ गैरिबाल्डी राजतंत्र का समर्थक नहीं था, जोसेफ गैरिबाल्डी गणतंत्र प्रजातंत्र का समर्थक था। तो ये कथन क्या है? गलत है। इटली में काफी संख्या साक्षर थी, तो बिल्कुल सही है। तो इसका जो गलत कथन है वो है ए, मैं बाप के केवल 2, तो बी इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन कोयले के संदर्भ में सही नहीं है? तो देख लेते भाई कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, कोयला बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है, बिल्कुल सही है। लिग्नाइट एक उच्च कोटि का भूरा कोयला है जो कि सख्त एवं निम्न आर्द्रता वाला होता है। तो यहां अगर हम बात करें भाई, तो लिग्नाइट सख्त कोयला नहीं होता, लिग्नाइट जो है वह मुलायम होता है। क्या होता है? मुलायम होता है, मुलायम, मुलायम कोयला होता है लिग्नाइट, ना कि सख्त होता है। और इसी के कारण इसमें क्या होती है? इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। किसमें? लिग्नाइट में नमी की मात्रा अधिक होती है। और ये निम्न कोटि का कोयला होता है। क्या होता है? ये उच्च कोटि का नहीं है, ये निम्न कोटि का है। किसका है? निम्न कोटि का कोयला है। ठीक है, तो ये बी कथन तो बिल्कुल गलत है। इसके बाद बात करें, बिटुमिन्स वाणिज्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो बिल्कुल ठीक है भाई, बिटुमिन्स कोयला जो है वाणिज्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक लोकप्रिय कोयला माना जाता है। कोयला ऊर्जा का एक नवीकरणीय संसाधन है, तो भाई कोयला ऊर्जा का नवीकरणीय वो अनवीकरणीय संसाधन है। क्योंकि एक बार कोयला समाप्त हो गया तो उसके बनने में हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, क्योंकि वह कोयला जीवाश्म ईंधनों के साथ से बनता है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो इसका सही, इसमें जो दो चीजें गलत है, डी भी गलत है और बी भी गलत है। ठीक है, तो इसमें संदर्भ में सही 2 कथन गलत हैं। और तो लेकिन अगर हम एक देखें तो ये बी वाला भी गलत है और डी वाला भी गलत है। तो इसको क्वेश्चन को सही प्रकार से नहीं बनाया गया है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें भाई कोयले को और प्रकार की, तो हेमेटाइट एक और प्रकार कोयले का होता है। क्या होता है? हेमेटाइट, हेमेटाइट एक कोयले एक प्रकार होता है। ठीक है, और मैग्नेटाइट एक कौन होता है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट भी होता है और मैग्नेटाइट। और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें लौह प्रतिशत की मात्रा 60 से 70% इसमें शुद्ध लोहे का अंश पाया जाता है। ठीक है, और इसी प्रकार का एक और कोयला है एंथ्रेसाइट। क्या होता है? एंथ्रेसाइट, ये भी आपको पता होना चाहिए। एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट, तो जो एंथ्रेसाइट कोयला है ये सबसे उच्च कोटि का, सबसे अच्छी किस्म का कोयला माना जाता है। ठीक है, इसमें 94 से लेकर 98% तक जो है लो अंश यानी कोयले का अंश पाया जाता है, ये ज्यादा जलता है। और बिटुमिन्स की अगर हम बात करें तो बिटुमिन्स में जो है कार्बन की मात्रा 78 से लेकर 86% होती है। तो सबसे अच्छी किस्म कोयला कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। सबसे निम्न कोटि कौन सा है? लिग्नाइट है। इस तरह से ये भी आपको पता चलेगा ना, तो एक्सप्लेन इस तरह से हमें करना है ताकि इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सके। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर्भ में क्या सही है? पहला, ए, वर्ष में 100 दिनों का रोजगार, बिल्कुल ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए रोजगार, ठीक है। यदि सरकार रोजगार उपलब्ध करवाने में असफल रहती है तो बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान, तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। डी, निम्नलिखित में से कौन सा सत्ता में साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण का एक उदाहरण नहीं है? भाई सत्ता का साझेदारी का ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण नहीं है। तो अगर हम ऊर्ध्वाधर वितरण की बात करें तो इसमें केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार और स्थानीय सरकारों को भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। तो इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो है वो सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण का उदाहरण है। ठीक है, जबकि कार्यपालिका नहीं है। तो कार्यपालिका की अगर हम, तो इसका जो सही उत्तर होगा कार्यपालिका ए। कार्यपालिका, न्यायपालिका और जो विधान पालिका, ये 36 है। क्या है? कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधान पालिका, ये किसके उदाहरण है? ये सत्ता के 36 वितरण के, किसके? सत्ता के 36 वितरण के उदाहरण हैं। याद रखिएगा, ये सत्ता के 36 वितरण के उदाहरण हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे,
क्वेश्चन नंबर 15 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन पूछा गया है, पहला कथन क्या है, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो भाई प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सत्य है। दूसरा देख लेते हैं भाई, दूसरा कथन क्या कहा गया है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, बिल्कुल सत्य है। मत्स्य पालन द्वितीयक क्षेत्र में आता है, बिल्कुल गलत है। तो इसके जो असत्य है तो वो क्या हो गया, मत्स्य पालन यह प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। बैंकिंग सेवाएं तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया, तो भाई भारतीय वन संरक्षण अधिनियम अगर हम बात करें तो वो 1980 में लागू किया गया था। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा जाना चाहिए था, यहां पर क्वेश्चन होना चाहिए था भाई कि भारतीय वन जीव सुरक्षा अधिनियम, क्या होना चाहिए था, भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम होना चाहिए था। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो लागू किया गया था वो लागू किया गया था 1972, ठीक है। लेकिन वन संरक्षण अधिनियम 1980, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972। इसी प्रकार से अगर हम बात करें बाघ परियोजना कब लागू की गई, बाघ परियोजना 1973 को लागू किया गया, ठीक है। इस तरह से आंसर आएगा। अगला जो है भाई अभिकथन और कथन वाला, पहला भारत एक विकासशील देश है, बिल्कुल ठीक है। भारत की साक्षरता 100% है, तो गलत है। तो इसमें अगर हम बात भाई कथन ए सही है परंतु कारण गलत, सी इसका सही उत्तर है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 का, बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए, बिल्कुल सही है भाई। बेल्जियम ने अपने संविधान में 4 बार संशोधन किए हैं, तो बिल्कुल सत्य है। संविधान सभी को एक ही देश में एक साथ रहने में सक्षम बनाने के लिए था, बिल्कुल सही है। तो अब क्वेश्चन बनता है भाई बेल्जियम ने अपने संविधान में जो 4 बार संशोधन किए हैं वो कब से कब तक किए हैं, भाई वो किए हैं 1970 से लेकर 93 के बीच 4 बार संशोधन किया गया है। बेल्जियम की राजधानी क्या है, बेल्जियम की राजधानी से भी क्वेश्चन पूछा गया है। बेल्जियम में जो है सामूहिक सरकार का नाम क्या है, तो यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन की मुख्यालय कहां पे, ब्रसेल्स, और बेल्जियम की राजधानी भी क्या है, ब्रसेल्स है। बेल्जियम में कौन कौन से जातीय समुदाय भाषा भाषी लोग रहते हैं, तो डच, ठीक है, डच रहते हैं, फ्रांसीसी रहते हैं और जर्मन भाषा भाषी लोग रहते हैं, ठीक है, सत्ता की साझेदारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें नीचे 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, तो कुस्तुतुनिया की संधि 1832 बिल्कुल सही है। वियना कांग्रेस मेटरनिक ने आयोजित की, भाई वियना कांग्रेस मेटरनिक ने आयोजित नहीं की, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी, ठीक है। तो इसका कथन ए सही है, ठीक है, और बी जो आर गलत है क्योंकि अध्यक्षता की थी ना कि आयोजित की थी। तो अध्यक्षता मेटरनिक ने की थी, ऑस्ट्रिया का सांचलक था ड्यूक मेटरनिक, लेकिन वियना कांग्रेस जो आयोजित की गई 4 लोगों द्वारा की, प्रसा, रूस, ठीक है, और ऑस्ट्रिया, जर्मन के द्वारा जो आयोजित की गई थी। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है, बिल्कुल ठीक है। खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। इस तरह से जो है कथन और कारण वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये अभी तक हमने 20 जो मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन उसको कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। तो अगला क्वेश्चन शुरू होता है यहां से, यहां देखिए भाई क्वेश्चन पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन पहला कि भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद एवं लोकतंत्र को मजबूत किया है, उचित तर्कों के साथ कथन को न्याय संगत ठहराई। बिल्कुल भाई, भारत में क्षेत्रीय दलों के उभार ने संघवाद को मजबूत ही किया है, क्योंकि संघवाद का जो सबसे बड़ा मूल तत्व है शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का विभाजन। तो जितने ज्यादा क्षेत्रीय दल आएंगे उतने ज्यादा लोकतंत्र संघवाद को मजबूती ही मिलेगी। इस प्रकार से इसको आपको टैकल करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा के लोगों ने
किस प्रकार सामूहिक अपनेपन का भाव विकसित किया। यहाँ भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, चाहे 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, चाहे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे नमक आंदोलन हो, हर आंदोलन में भारत के लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर जाति, भाषा, धर्म, लिंग, सभी प्रकार के क्षेत्र, इन सभी प्रकार के भेदभाव को त्याग कर एक राष्ट्र भारत के लिए, एक लोकतंत्र के लिए आगे बढ़े, तो इसे कहते हैं सामूहिक अपनेपन का भाव। ठीक है। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं के मध्य सामंजस्य स्थापित करता है। इस कथन को न्याय संगत ठहराइए भाई। हाँ, तो लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं के मध्य क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। अगर हम भाई भारत की बात कर लेते हैं तो भारत में हजारों संख्या में जाति समुदाय लोग, यहाँ पर अनेक धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है ना, अनेक धर्म है। ठीक है, जाति अलग अलग है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, अलग अलग संस्कृति है, और इन सभी के बीच, इन सभी सामाजिक विविधताओं के बीच लोकतंत्र क्या करता है? सामंजस्य स्थापित करता है। यही तो लोकतंत्र की खूबी है, विविधता में एकता को स्थापित करना। डाइवर्सिटी ही लोकतंत्र की मूल स्थिति है। समझ गए? तो ये इस तरह से आपको टैकल करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा है भाई जलोढ़ मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या पूछा गया है? जलोढ़ मृदा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा काली मृदा की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो अगर हम जलोढ़ मृदा की बात करें, ठीक है, जलोढ़ मृदा की बात करें तो जलोढ़ मृदा के कौन कौन सी विशेषता है दोस्तों? तो जलोढ़ मृदा की अपनी अलग अलग विशेषता है। पहला भाई, जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मृदा, तो उस मृदा को कहते हैं, उस मृदा को कहा जाता है जलोढ़। किस मृदा को? तो भाई अगर हम बात करें जो बहते हुए, उस मृदा को जलोढ़ कहा जाता है, जो बहते हुए, ठीक है, जल द्वारा बहाकर लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। ठीक है, ये भुरभुरा और ढीला होता है। क्या होता है? ये मृदा क्या होती है? यह मृदा भुरभुरी होती है। ठीक है, यह मृदा भुरभुरी होती है। और इसकी विशेषता की बात करें भाई, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, मात्रा कम होती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। और अगर हम बात करें पोटास एवं चूना की पर्याप्त मात्रा होती है। किसमें? जलोढ़ मृदा में। ठीक है, तो ये जलोढ़ मृदा की विशेषता है। इसी प्रकार से अगर हम काली मृदा की बात करें भाई, तो काली मृदा विशेषता क्या है? काली मृदा, जो काली मृदा है ना, वो क्या है? काली मृदा की अगर हम बात करें तो काली मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो ज्वालामुखी के लावे से काली मृदा का निर्माण होता है। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मैग्मा के अंश और अगर हम बात करें तो लोहा, माफ कीजिएगा, मैग्मा के अंश और लोहा, ठीक है, एल्यूमिनियम, लोहा, एल्यूमिनियम, और इन तत्वों की क्या होती है? इन तत्वों की प्रचुरता पाई जाती है। इसमें प्रचुरता पाई जाती है। और अगर हम बात करें तो इसमें कपास की खेती होती है, इसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है, और ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। तो ये क्या है? इसमें जल सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो इस तरह से काली मृदा और कपास और जलोढ़ मृदा में अंतर आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, यहां देखिए अगला क्वेश्चन क्या है?
यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो भाई यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों, क्वेश्चन 25 क्या है, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो भाई यूरोप में दो महिलाएं जिनकी चर्चा राष्ट्रवादी आंदोलन में, यूरोप के राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण रूप से होती है, वो दो महिलाएं हैं। पहली महिलाएं यहां लिख लेते, उत्तर लिख लेते पहले। उत्तर क्या है भाई, तो क्वेश्चन नंबर है 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो दो महिलाएं कौन कौन सी हैं, एक है मारियान और दूसरी महिला है जर्मेनिया। मारियान की बात करें तो भाई मारियान जो है फ्रांसीसी और जर्मेनियन की बात करें तो जर्मन। ठीक है, अब इनके लिए क्या किया गया, तो मारियान के लिए 1850 में फ्रांस में एक डाक टिकट, ठीक है, फ्रांस में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी गई। कहां पर, 1850 में। कहां छापी गई, फ्रांस में एक डाक टिकट पर मारियान की तस्वीर छापी गई। ठीक है भाई, और उसकी जो प्रतिमा थी, मारियान की जो प्रतिमा है, उसको सार्वजनिक स्थानों पर लगाया गया, जिससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। ये किसकी बात की गई है, मारियान की। इसी प्रकार से अगर हम बात जर्मेनिया की बात करें भाई, तो जर्मेनिया कहां थी, तो ये जर्मन महिला थी। तो जर्मन में इसे क्या दिया गया है, इन्हें बलूत पत्तियों यानी बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया है। ठीक है, क्योंकि जर्मनी में बलूत पत्ती को वीरता का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से यूरोप में, ठीक है, यूरोप में जो है महिलाओं का इस प्रकार से जो है राष्ट्रवाद के इतिहास में काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, वो है जर्मेनिया और मारियान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 26, संगठित क्षेत्र को असंगठित क्षेत्र की तुलना कीजिए। तो सिंपल तरीके से भाई, संगठित क्षेत्र क्या होता है, संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र है, ठीक है, जिसमें रोजगार की सुरक्षा हो, काम करने के निश्चित समय हो, तमाम प्रकार की सुविधाएं हो, ठीक है, पेंशन हो, वो सारी सुविधाएं जो एक व्यक्ति को चाहिए उसे संगठित क्षेत्र कहेंगे। असंगठित क्षेत्र में काम करने को घंटा निश्चित नहीं हो, सुविधाओं का अभाव हो, ठीक है, और किसी प्रकार रोजगार सुरक्षित ना हो, तो वो क्या है, असंगठित क्षेत्र है। तो संगठित और असंगठित में आपको अंतर करना है। इसी प्रकार से कृषि के विभिन्न प्रकारों पर नोट लिखना है भाई। तो कृषि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। कृषि के विभिन्न प्रकार की बात करें तो भाई, प्रारंभिक जीवन निर्वाह खेती पहला प्रकार, दूसरा है गहन जीविका कृषि, तीसरा है वाणिज्यिक अथवा व्यापारिक कृषि, झूम खेती भी आप लिख सकते हो, कार्बनिक खेती भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सारे खेती के क्या है, कृषि के प्रकार हैं। इसी प्रकार के बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरणों के माध्यम से सत्ता में साझेदारी के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आप सभी को पता है कि भाई बेल्जियम में किस प्रकार से विभिन्न जाति और भाषा समूह होने के बावजूद भी वहां पर सत्ता के किस प्रकार से अच्छी तरह से बंटवारा किया गया, और वहां के लोग बिना किसी विवाद के इतने लंबे समय तक जो है वर्तमान में भी अच्छी तरह से बिना किसी झगड़े लड़ाई के रह रहे हैं, बिना किसी विवाद के रह रहे हैं, क्योंकि बेल्जियम में बहुसंख्यकवाद को नहीं अपनाया गया है। वहां पे सभी लोगों को एक साथ सत्ता में साझेदारी को अपनाया गया है। जबकि श्रीलंका को उदाहरण देख लें तो श्रीलंका भी हमारा पड़ोसी देश है, वहां दो भाषी लोग रहते हैं अधिक रूप से, वो है तमिल और सिंगली, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यकवाद को प्रमुखता दी गई है और वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थितियां लगातार होती रहती हैं। तो दोनों एग्जाम्पल हमारे पास है, इस तरह से आपको एग्जाम्पल देखना है। ठीक है, इसी प्रकार से भाई क्वेश्चन नंबर 29, बैंकों एवं सहकारी समितियों को भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में साख की गतिविधियों को बढ़ाने की आवश्यकता है, उचित तर्कों के साथ कथन की व्याख्या कीजिए। तो बिल्कुल है, ये कंप्लीट उत्तर हमको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी।
भारत की अधिकांश जनता अभी भी ऋण के लिए अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर है। बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि अनौपचारिक स्रोतों पर ऋण आसानी से मिल जाता है, जबकि अगर कोई किसान औपचारिक स्रोतों से यानी बैंकों से या सरकारी किसी बैंक से ऋण लेना चाहे तो उसे ऋण बहुत आसानी से नहीं मिलता है। उसे तमाम प्रकार के कागजी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है, जो गरीब किसानों के पास बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ये भी आप इस प्रकार से आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। अगला है कि भाई आधुनिक लोकतंत्र, क्वेश्चन नंबर 30 5 नंबर का, आधुनिक लोकतंत्र राजनीतिक दलों के बिना संभव नहीं है। बिल्कुल आधुनिक लोकतंत्र बिना राजनीतिक दलों के संभव नहीं है, क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला को और मजबूत करते हैं। राजनीतिक दल के माध्यम से ही जनता लोकतंत्र में भागीदारी निभाती है। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है। जनता के आवश्यकताओं, जनता के जो महत्वपूर्ण चीजें उसको पूरा किया जाता है। ये सारा एक्सप्लेनेशन हमने पहले भी किया हुआ है और वीडियो के अंत में आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। सभी की पीडीएफ वहां पर उपलब्ध होगी दोस्तों। विभिन्न देशों में पाई जाने दलीय व्यवस्था, तो भाई 3 प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। एक होती है एक दलीय व्यवस्था, जिसमें एक दल का शासन होता है, चीन उदाहरण है। दूसरा होता है द्विदलीय व्यवस्था, जिसमें 2 दल शासन में भाग लेते हैं, उदाहरण अमेरिका और ब्रिटेन। तीसरा है बहुदलीय व्यवस्था, जैसा भारत, जिसमें 2 या 2 से अधिक दल पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें बहुदलीय व्यवस्था कहा जाता है, जैसे उदाहरण के लिए भारत। ठीक है, इस तरीके से। अगला है मुद्रा के आधुनिक रूपों ने किस प्रकार मानव जीवन को सरल किया है? दैनिक जीवन के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो 31 क्वेश्चन है। भाई मुद्रा के आधुनिक रूपों ने मानव जीवन को पूरी तरीके से क्या कर आसान कर दिया है। आज हम डिजिटल मनी, फोन पे, नेट बैंकिंग, तमाम प्रकार के मुद्रा का संचालन कर रहे हैं, चाहे वो आभासी मुद्रा हो, बिटकॉइंस हो, तमाम प्रकार की मुद्रा के माध्यम से मानव जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो गया है। ये सारी जितनी मुद्राएं, चाहे वो प्लास्टिक नोट हो, करेंसी नोट हो, ठीक है, आभासी मुद्रा हो, इस आपका कार्ड मुद्रा हो, बैंक, सभी प्रकार की मुद्रा को आपको ये क्या एक्सप्लेन कर देना है। इसी प्रकार से विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा की विकास यात्रा, भाई बिल्कुल बिना मुद्रा के विनिमय बहुत कठिन होती थी, क्योंकि जब मुद्रा नहीं थी तो विनिमय करना इतना आसान नहीं था। क्योंकि अगर आपको चावल लेना है और आपके पास गेहूं है, तो आपको एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जिसको गेहूं की आवश्यकता थी और उसके पास चावल हो, तभी आप विनिमय कर सकते थे। जब मुद्रा आई तो बिना किसी रुकावट के आप आसानी से विनिमय कर सकते हैं, खरीद फरोख्त कर सकते हैं, बेच सकते हैं, ले सकते हैं, बिना आवश्यकता के दोहरे सहयोग से। ठीक है, अगला है किस गैस पाइपलाइन को गैस यातायात की धमनी कहा जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट गैस पाइपलाइन। तो भाई वो गैस पाइपलाइन जिसे यातायात की धमनी कहा जाता है वह गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक। कहां है वो पाइपलाइन क्या है? वो पाइपलाइन भाई गुजरात में हजीरा से लेकर उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर तक की जो गैस पाइपलाइन है उसे क्या कहते हैं? उसे गैस यातायात की धमनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैस यातायात की धमनी कहा जाता है। और ये पाइपलाइन मध्य प्रदेश के जो है विजयपुर के पास से भी जाती है, होकर गुजरती है, इधर मौरीग्राम से गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण पाइपलाइन है ये। बायोगैस ग्रामीण क्षेत्रों के लिए वरदान, बिल्कुल वरदान है बायोगैस, क्योंकि बायोगैस जो है ग्रामीण क्षेत्रों की जो है ईंधन, जो लकड़ी की ईंधन, उसकी निर्भरता पर भी उसकी निर्भरता को घटाता है। बायोगैस जो है वहां आसानी से उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि ये बायोगैस जो है जानवरों के मल से तैयार किया जाता है, जिससे उनकी धुएं भरी जिंदगी से निजात मिल जाती है। तमाम प्रकार की चीजें हैं, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका कंप्लीट पीडीएफ दिया गया है। सविनय वाक्य आंदोलन, असहयोग आंदोलन का निम्नलिखित बिंदु पर तुलना कीजिए। भाई सविनय वाक्य आंदोलन का उद्देश्य क्या था और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ये सारे अलग अलग। जैसे हम सविनय वाक्य आंदोलन की बात करें, भाई सविनय जो वाक्य आंदोलन है तो उसकी अगर देखो दोनों चीजें आप, उद्देश्य, जन भागीदारी, सीमाएं, ठीक है, यहां पर अलग अलग चीजें हैं। और अगर हम बात करें पहला, अगर देखो सविनय वाक्य आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो 12 मार्च 1930 से होती है। ठीक है, इसे आप लोग अलग अलग नामों से भी जानते हैं। और इधर असहयोग आंदोलन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होता है। 1922 में चौरा चौरी हत्याकांड के बाद ये समाप्त कर लिया जाता है। दोनों को उद्देश्य, दोनों के जन भागीदारी रूप में तमाम प्रकार का एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत बार की हुई है, लाइव सेशन में किया हुआ है, और उसके पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी दोस्तों। तो ये सारी चीजें आप वहां से आगे सिंपल तरीके से कवर कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए 34 क्या है। तो 34 क्वेश्चन, इसी में से एक क्वेश्चन है, बी पार्ट दिया गया है, एक सेकंड। तो इसमें पार्ट बी दिया गया है, अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे, असहयोग आंदोलन में उनका क्या योगदान था। भाई अल्लूरी सीताराम राजू की बात करें तो भाई अल्लूरी सीताराम राजू, इन्हें असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासियों के किसानों का नेतृत्व किया। किसने? अल्लूरी सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों के आदिवासी किसानों का नेतृत्व किया था सभी जो है असहयोग आंदोलन के दौरान। और एक बहुत रोचक व्यक्तित्व हैं। इनका मानना है भाई गोली इन्हें छू कर नहीं निकल सकती, ये इनके पास तमाम प्रकार की ईश्वरीय शक्तियां हैं, ये कभी मर नहीं सकते। तमाम प्रकार के रोचक तत्व थे अल्लूरी सीताराम राजू के। ये एक बहुत बड़े गांधीवादी नेता थे जिन्हें पूरे आंध्र प्रदेश में, पूरे दक्षिण भारत में जो है असहयोग आंदोलन को चलाया था। और ये महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे। इन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए क्या किया था? प्रोत्साहित किया था अल्लूरी सीताराम राजू ने असहयोग आंदोलन के दौरान। और 1924 में अगर हम बात करें तो 1924 में 1924 को अल्लूरी सीताराम राजू को जो है फांसी दे दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो बहुत बड़े व्यक्तित्व अल्लूरी सीताराम राजू। इसी प्रकार से क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, और क्वेश्चन यहां पूछा गया है तो वो क्वेश्चन नंबर 34, ये क्या है? केस आधारित प्रश्न है। और केस आधारित प्रश्न में प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? तो भाई प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? वो है स्वतंत्रता। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार से आजादी। ठीक है, इसी प्रकार से भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 35, अनुच्छेद को पढ़कर आपको उत्तर देना है। प्राथमिक क्षेत्र की रोजगार में हिस्सेदारी, तृतीयक क्षेत्र के, इस प्रकार से इसका उत्तर आपको देना है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इसका भी अनुच्छेद इस प्रकार दिया गया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर और हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है 37 में क्या मैप दिया गया है। तो मैप में क्वेश्चन क्या पूछा गया है? मैप में पूछा गया है भारत के राजनीतिक रेखा मानचित्र पर आपको बताना है उस स्थान की पहचान कीजिए जहां 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में हुआ था। ध्यान रखिएगा मद्रास में। ठीक है, कहां हुआ था? तो हुआ था मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1927 मद्रास में। भारत के उस स्थान की पहचान की जहां महात्मा गांधी ने नील कृषकों के लिए आंदोलन किया। तो नील कृषकों आंदोलन कहा किया महात्मा गांधी ने? चंपारण 1917 बिहार। ठीक है, बिहार चंपारण नील। इसी प्रकार से हल्दिया पत्तन कहां है? तो ये कलकत्ता में है, हल्दिया कलकत्ता। कांडाला कहां पर? गुजरात कक्ष में। नोएडा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश। ठीक है, और इसी प्रकार से राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई पत्तन, यह हैदराबाद। ठीक है, हवाई पत्तन ये कहां पर? हैदराबाद में। तो ये है आज का कंप्लीट सॉल्यूशन। सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है, डीओई का जो सैंपल पेपर हिंदी माध्यम में जो सैंपल पेपर है उसका हमने कंप्लीट यहां पर सॉल्यूशन दोस्तों कर दिया है। और इस चीज को लेकर एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट तो जरूर बनता है, सब्सक्राइब तो जरूर बनता है। हमने पूरा कंप्लीट यहां पर आपको सॉल्यूशन दे दिया है मेरे सभी छात्र छात्राओं। तो ये है सैंपल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपको हमने दे दिया है।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, भर भर के कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर हम सोल्व करने वाले, वो भी लाइव आएंगे उसको लेकर। तो आज इस वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी लोग बहुत बहुत अपना ख्याल रखिए।